जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। हम जनसंख्या वृद्धि के कंसेप्ट को अच्छे से समझें, पहले उससे जुड़े हुए 3 बिंदुओं को आज समझेंगे, माइग्रेशन, सीडीआर और सीबीआर को। चलिए सबसे पहले बात करते हैं माइग्रेशन अर्थात प्रवास। किसे कहते हैं प्रवास? एक सामान्य अर्थ है कि स्थान बदलना, अपने रहने की जो जगह है उसको बदलना माइग्रेशन कहलाता है। अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना माइग्रेशन कहलाता है, प्रवास कहलाता है। लॉकडाउन के दौरान आपने इस प्रवास के बारे में खूब सुना है। देखिएगा यहां पर ये कोई जगह है ए, जहां पर एक व्यक्ति रह रहा है। जहां पर व्यक्ति रह रहा है वो उसकी जन्मभूमि भी हो सकती है। तो एक व्यक्ति जहां पर रह रहा है वो कहलाता है उसका उद्गम स्थान। और जब वही व्यक्ति किसी दूसरे स्थान पर जाता है तो वो स्थान बन जाता है उसके लिए गंतव्य स्थान। तो ये व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह पर आ गया, इसने अपना स्थान रहने की जगह है वो बदल ली। ये एक ही व्यक्ति 2 नामों से पहचाना जा सकता है माइग्रेशन के संदर्भ में। पहला ये भी, ये यहां से गया है तो यहां से अपने उद्गम स्थान से जाने को कहा जाता है भी ये व्यक्ति उत्प्रवासी है। और जिस स्थान पर ये आता है वहां पर इसको कहा जाएगा भी ये तो अप्रवासी है। तो अपने स्थान पर है जहां से वो जा रहा है वहां कहलाएगा उत्प्रवासी, और जिस स्थान पर जाएगा वहां पर वही व्यक्ति कहलाएगा अप्रवासी। इंग्लिश में आप समझिए भी ये अप्रवासी तो वो व्यक्ति हो गया, इसका ऐसा करना माइग्रेशन में क्या कहलाएगा? ई माइग्रेशन कहलाता है, उत्प्रवास कहलाता है। और जिस स्थान पर आया अप्रवासी जो इमाइग्रेट जिसको कहते हैं, और ये यहां आया है इसलिए इस प्रवास को कहते हैं इम माइग्रेशन यानी अप्रवास कहा जाता है। अब याद रखने के लिए आप समझिए यहां पर माइग्रेशन से पहले ई शब्द लगा है और माइग्रेशन से पहले यहां इम शब्द लगा है। इम को आप इन के हिसाब से समझ लें, इन समझने के लिए, और इधर है अपना ई शब्द। आपने कई बार बाजार गए होंगे तो दुकानों के गेट के ऊपर लिखा होता है एग्जिट। एग्जिट यानी बाहर जाने का रास्ता, और इन का मतलब अंदर, तो ई का मतलब एग्जिट। तो एग्जिट कौन हो रहा है? अपने उद्गम स्थान से जो व्यक्ति एग्जिट हो रहा है वो उत्प्रवासी है, वो उत्प्रवास कहलाता है। और जिस स्थान पर अंदर आ रहा है, अंदर आना, इन यानी अंदर, तो वो व्यक्ति अप्रवासी कहलाता है, और ये प्रक्रिया उसकी इमाइग्रेशन अप्रवास कहलाती है। तो एग्जिट और इन से आप अच्छे से इसको याद रख सकते हो। जब व्यक्ति अपने उद्गम स्थान को छोड़ता है, जब वो उत्प्रवासी हो जाता है, तो उस जगह के ऊपर क्या होगा? जनसंख्या के अंदर कमी आ जाएगी। तो यहां पर जनसंख्या है वो कम हो जाती है, और जिस स्थान पर ये जाएगा वहां पर क्या होगा? जनसंख्या में ग्रोथ हो जाएगी। अच्छे से समझ रहे होंगे। ये जा रहा है इधर, ये इधर जा रहा है तो ये उत्प्रवासी कहलाएगा, और इस जाने की वजह से यहां पर जनसंख्या है वो कम हो जाएगी। जिस स्थान पर ये आया है वहां पर इसको अप्रवासी कहेंगे, और इसके यहां आने से पॉपुलेशन के अंदर जनसंख्या में ग्रोथ हो गई है। अब बात ये आती है कि कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहां जा रहा है। वो एक तो किसी जगह पर जहां जा रहा है वहां परमानेंट रूप के लिए जा सकता है, यानी स्थायी रूप से माइग्रेट कर सकता है। अस्थायी रूप से माइग्रेट हो सकता है वो, या मौसम के कारण भी कहीं का मौसम एक बार थोड़े टाइम के लिए ज्यादा खराब हो गया, ज्यादा सर्दी आ गई या ज्यादा गर्मी आ गई, तो दूसरे इलाकों में तो प्रवास है वो स्थायी हो सकता है, अस्थायी हो सकता है, मौसमी हो सकता है। आपको पता होगा सबसे पहले यूरोप महाद्वीप के लोग अलग अलग जगह के लिए निकले थे। नई नई जगहों की खोज करने के लिए, व्यापार करने के लिए इन्होंने माइग्रेशन किया था, प्रवास किया था। उसके बाद दूसरे जो महाद्वीप है, देश है, वो भी एक जगह से दूसरे जगह पर जाने लगे। तो जब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप
या एक देश से दूसरे महाद्वीप में माइग्रेशन होता है तो उसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय माइग्रेशन। और जब एक ही देश के अंदर होता है तो उसे कहा जाता है अंतर्देशीय माइग्रेशन। अब उस देश के अंदर भी एक राज्य से दूसरे राज्य में हो रहा है तो हम कह देंगे भी अंतरराज्यीय प्रवास वहां पर हो रहा है। और अगर लोकल क्षेत्र के अंदर ही हो रहा है, एक गांव से दूसरे गांव में, या एक गांव से दूसरे शहर में, या एक शहर से दूसरे गांव में, या एक शहर से दूसरे शहर में, तो वो कहलाता है स्थानीय माइग्रेशन कहलाता है। तो स्थायी, अस्थायी या मौसमी आधार पर यह माइग्रेशन हो सकता है। ये लोकल की यहां पर बात करें तो गांव से गांव, गांव से शहर, शहर से गांव या शहर से शहर हो सकता है। और यहां मैं आपको यह भी बता रहा हूं, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप अर्थात एक देश से दूसरे देश में हो सकता है। देश के अंदर भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेशन हो सकता है। जैसे लॉकडाउन में आपने देखा, जैसे ही लॉकडाउन लगा लोग अपने मूल स्थान की तरफ रवाना है वो हो गए, भी क्या पता लॉकडाउन कब खुलेगा। तो प्रवास का जिक्र अक्सर आपने पत्र पत्रिकाओं में लॉकडाउन के दौरान जरूर आपने पढ़ा होगा। आपको पता होगा मुंबई फिल्मी नगरी जो है अपने भारत के अंदर, मुंबई के अंदर सबसे ज्यादा प्रवास होता है। मुंबई के अंदर बाहर के अलग अलग राज्यों से खूब लोग यहां पर आते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी, उनमें 22% तो बच्चे हैं जो बाहर से मुंबई आते हैं, और 68%, 68% तो वो लोग हैं जिनकी उम्र 25% से कम है। तो देखिए किस प्रकार से यहां ये माइग्रेशन प्रवास होता है। अब माइग्रेशन या प्रवास होने का कोई न कोई कारण तो होता ही है। ऐसे ही तो एक व्यक्ति एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाया जाएगा। उससे कितना मुश्किल होता है एक नई जगह पर जाकर अपना पूरा घर बसाना, तो आसान तो नहीं होगा। तो कोई न कोई कारण तो रहे होंगे, कोई न कोई कारक या फैक्टर रहते होंगे जो उसे प्रवास करने के लिए मजबूर करते हैं। हाँ, है इसका कारण, वो एक अच्छी लाइफ जीना चाहता है, तो अपना बेहतर आर्थिक उत्थान वो करना चाहता है, सामाजिक रूप से समाज में वो भी अपना रुतबा चाहता है। तो आर्थिक और सामाजिक कारणों की वजह से ही व्यक्ति है वो माइग्रेशन करता है, प्रवास करता है। तो उन्हें हम कहेंगे फैक्टर या वो कारण। तो वो दो कारण हैं, हम दो भागों में बांटकर पढ़ें। एक तो होता है प्रतिकर्ष कारक और एक होता है अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष इंग्लिश से आपको इजी समझ में आएगा, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पुश, धक्का देना। पुश यानी धक्का देना, कि वो कौन सी बातें हैं उस व्यक्ति को धक्का देती है। भी ये एक व्यक्ति इस जगह पर क्यों जा रहा है, यहां से इधर से इसको ऐसा क्या धक्का मिल रहा है, वो कौन सी बातें हैं जो इसको अपने उद्गम स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर कर रही है, उन्हें ही कहा जाता है प्रतिकर्ष यानी पुश फैक्टर। वो क्या हो सकते हैं, जिस जगह वो रह रहा है वहां पर बेरोजगारी की समस्या है, वहां पर निम्न जीवन स्तर है, लाइफस्टाइल कोई वहां का अच्छा नहीं है, लड़ाई झगड़ा यानी अशांति वहां पर रहती है, प्रतिकूल जलवायु है, रहने के लिए उचित जगह वो नहीं है, महामारी और बीमारियां वहां पर ज्यादा फैलती है, और निम्न शैक्षणिक सुविधा यानी पढ़ाई की कोई अच्छी सुविधा नहीं है। ये कुछ वो महत्वपूर्ण बातें हैं जिनकी वजह से एक व्यक्ति को पुश लगता है, धक्का लगता है, भी यहां रह के क्या करेंगे। अक्सर देखा होगा लोग गांव से शहर की तरफ दौड़ते हैं, तो यही तो कारण है। वो बेरोजगारी से तंग है, वो अपने लाइफस्टाइल से तंग है, लड़ाई झगड़ा होता है, रोज पड़ोस में इधर उधर कुछ न कुछ होता रहता है, वहां क्लाइमेट अच्छा नहीं है, वहां पर बीमारियों की अगर कोई हो जाती है, जैसे कोविड फैल गया महामारी, तो उचित व्यवस्था वहां पर नहीं है, पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूल कॉलेज वहां पर नहीं मिलते। तो ये कारण है जो व्यक्ति को पुश करते हैं, धक्का देते हैं, और वो नई जगह पर जाता है। अब बात ये आती है भी ये आदमी इसको धक्का लगा चलो, पर ये गया कहां, यूं तो है नहीं भी हर जगह चला गया, कोई जगह डिसाइड करता होगा भी मुझे इस फलां जैसे ए जगह छोड़कर बी जगह आया, तो यहां इसको ऐसा क्या लगा, यहां ऐसी कौन सी चीज थी जो उसको खींच रही थी। खींचना इंग्लिश में कहेंगे अपकर्ष को पुल फैक्टर, पुल यानी खींचना। इस बी की ऐसी कौन सी बातें थी
कौन सी चीजें हैं जो उसको यहां पर आने के लिए खींच रही थी, तो वो कहलाते हैं पुल फैक्टर। इधर पुश फैक्टर ने इसको धक्का दे दिया, पुल फैक्टर ने उसे आकर्षित कर लिया भी तू मेरे यहां आ जा। क्योंकि मेरे को यहां रोजगार मिलेगा। उस जगह पर अपकर्षकार, यानी इसका जस्ट उल्टा, यहां हमने कहा बेरोजगारी के कारण छोड़ा, तो वहां वो पुल फैक्टर क्या हो जाएगा, वहां उसको रोजगार के लिए जा रहा है। और सबसे ज्यादा माइग्रेशन हमारे इंडिया की बात करें तो रोजगार के लिए ही होता है। दूसरी बात करें कि निम्न जीवन स्तर प्रतिकर्ष है, तो वहां क्या हो जाएगा, उच्च अच्छा जीवन स्तर उसको आकर्षित करता है वहां का। इधर लड़ाई झगड़ा उसको धक्का दे रहे हैं, तो वहां शांति मिल रही है उसको, शांत माहौल है वहां का। यहां प्रतिकूल जलवायु है तो वहां उसको अनुकूल जलवायु लगती है। यहां महामारी ज्यादा है, बीमारियों का इलाज नहीं है, हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है, तो वहां उसको हॉस्पिटल की चिकित्सा सुविधा है वो अच्छी मिल रही है। यहां हम कह रहे हैं भी अच्छी सुविधा पढ़ाई की नहीं है, तो वहां उसको अच्छी पढ़ाई की जो चीजें हैं, अच्छे स्कूल कॉलेज वहां पर मिल रहे हैं। तो जस्ट पुश फैक्टर के जो उल्टी बात है, इसकी अपोजिट जो बात है, वो सारी पुल फैक्टर है जो उस व्यक्ति को इस जगह पर आने के लिए अट्रैक्ट करती है। तो उद्गम स्थान को छोड़कर दूसरी जगह जाना गंतव्य स्थान, तो ये जब छोड़ता है अपना उद्गम, वो उत्प्रवास है, नई जगह जाता है तो उसे आप्रवास कहते हैं। इन यानी आ रहा है, एग्जिट यहां छोड़ रहा है। तो उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी होती है और आप्रवास के कारण उस क्षेत्र विशेष में जनसंख्या में वृद्धि है वो हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट बात। और प्लस प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, उनको पुश फैक्टर और पुल फैक्टर है, इनको आप अच्छे से समझिएगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने ये बात आपको यहां समझाई है ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो अब आप समझ गए होंगे भी जनसंख्या की जो ग्रोथ होती है या जो चेंजेज होता है उसमें प्रवास, माइग्रेशन यानी उत्प्रवास और आप्रवास का भी रोल है वो रहता है। चलिए प्रवास के बाद अब पढ़ते हैं सीबीआर और सीडीआर के बारे में। ये क्या है, अशोधित जन्म दर, इसको कहते हैं शॉर्टकट सीबीआर यानी क्रूड बर्थ रेट। अशोधित मतलब जो पूर्ण शुद्ध नहीं होते। एक गणितीय तरीका है किसी चीज को निकालने के लिए, उसके लिए यूज होता है। तो अशोधित जन्म दर किसे कहते हैं और इसके फॉर्मूले पर बात करते हैं। समझिएगा पहले, एक वर्ष में, कंडीशन ध्यान रखिए, शब्दों का जहां ध्यान रखना है, एक वर्ष में प्रति 1000 महिलाओं द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या को, एक साल में महिलाओं ने जितने बच्चों को जन्म दिया उनमें से जीवित कितने रहे, तो एक वर्ष में प्रति 1000 महिलाओं द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या को कहा जाता है अशोधित जन्म दर, क्रूड बर्थ रेट कहा जाता है। इसको निकालने का फॉर्मूला है सीबीआर बराबर बीआई बटा पी गुणा 1000। बीआई का मतलब है यहां पर जीवित बच्चे, यानी बर्थ रेट की यहां पर बात हो रही है, लाइव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर, भी उस वर्ष में जीवित बच्चों की संख्या के लिए प्रतीक शब्द यूज किया है बीआई। और पी का मतलब होता है पॉपुलेशन, आप समझते हो, लेकिन यहां ध्यान रखिए, यहां जो पॉपुलेशन ली जाती है वो मिड ईयर की होती है, यानी एक वर्ष मतलब उस वर्ष के मध्य में टोटल जनसंख्या कितनी है। तो जब कभी परीक्षा में फॉर्मूला आए, सीबीआर का फॉर्मूला बताइए, आप बीआई बटा पी गुणा 1000 लिख सकते हो। साथ में आप ये बता दीजिएगा भी यहाँ बी या बीआई क्या है, जीवित बच्चों की संख्या, और पी है वो जनसंख्या है। हिंदी में लिखना चाहें तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो, अशोधित जन्म दर बराबर किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म की संख्या बटा में वर्ष के मध्य की जनसंख्या गुणा में 1000। ये 1000 लगाना मत भूल जाना और 100 मत लगा देना गलती से, क्योंकि प्रतिशत में हमें 100 लगाने की आदत है, वो पड़ी रहती है। तो एक वर्ष में प्रति 1000 महिलाओं द्वारा जो जीवित बच्चों की जन्म संख्या है उसको कहा जाता है सीबीआर। अब बात करते हैं सीडीआर। जिसको सीबीआर समझ में आ जाएगा उसको सीडीआर में कोई दिक्कत नहीं। अशोधित मृत्यु दर यानी क्रूड डेथ रेट है, ये बर्थ रेट थी, ये डेथ रेट है। एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर,
यहां तो क्या कहा हमने भी, महिलाओं द्वारा जो जन्म दिए गए उनमें से जीवित बच्चों की संख्या, और यहां प्रति 1000 जनसंख्या पर मरने वालों की संख्या है, वो कहलाती है अशोधित मृत्यु दर, क्रूड डेथ रेट कहलाती है। एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर मरने वालों की संख्या, मृतकों की संख्या है CDR कहलाती है। फॉर्मूले की बात करें तो CDR बराबर D/P गुणा 1000। तो D यहां पर क्या हो गया, D यहां पर हो गया नंबर ऑफ डेथ, और P यहां पर क्या हो गया, मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ द ईयर, सेम वही बात, यानी वर्ष के मध्य की जनसंख्या हो गई, और D है वो मरने वालों की संख्या। यहीं पर परिभाषा में ही सब कुछ है, एक वर्ष तो हो गया, उसके बाद प्रति 1000 गुणा 1000 लगाना है, जीवित बच्चों की संख्या B होगी, P है वो जनसंख्या होगी, D यहां मरने वालों की संख्या होगी, P यहां पर जनसंख्या होगी, प्रति 1000 यानी गुणा 1000 हो गया। तो ये CDR और CBR होती है। आप अक्सर छोटी क्लासेस में आप इसे सिर्फ जन्म दर और मृत्यु दर के रूप में पढ़ते आए हो, सिंपल तरीके से कि वर्ष में एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर जीवित बच्चों की संख्या, और वर्ष भर में प्रति 1000 जनसंख्या पर मरने वालों की जो संख्या है वो मृत्यु दर, जन्म लेने वालों की जन्म दर सामान्य। क्योंकि यहां पर अपना सब्जेक्ट चल रहा है तो हमें अच्छे से इन चीजों को समझना है। अब आप देखिए, आपने आज क्या पढ़ा, हमने यहां आज प्रवास पढ़ा, जन्म दर और मृत्यु दर के बारे में समझा, और यहां जन्म दर और मृत्यु दर के आधार पर एक बात मैं आपको बताना चाहूं, जब जनसंख्या में जो चेंज आता है या जनसंख्या में जो ग्रोथ होती है वो सिर्फ जन्म दर बढ़ने से नहीं होती। भी हम ये सोचें भी सिर्फ जन्म दर बढ़ने से ही ग्रोथ हो जाती है, हाँ हम यही कहते हैं भी जन्म दर बढ़ गया तो पॉपुलेशन बढ़ गई, लेकिन अगर मृत्यु दर कम हो जाती है तब भी तो पॉपुलेशन में ग्रोथ हो सकती है। तो जन्म दर बढ़ने से भी जनसंख्या में ग्रोथ हो सकती है, लेकिन मृत्यु दर में कमी होने पर भी जो ग्रोथ है जो जनसंख्या की वो कम हो सकती है। और अगर मृत्यु दर कम होती है तो इसका क्या संकेत है, अभी आपने कोविड के दौरान ये शब्द सुना होगा अक्सर, भी मृत्यु दर है वो कम हो रही है कोविड के कारण, तो इसका मतलब है भी जो हॉस्पिटल की जो सुविधा है वो बढ़ रही है, मेडिकल सिस्टम है वो स्ट्रोंग हो रहा है, यानी जो एरिया है वो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से स्ट्रोंग हो रहा है। मृत्यु दर घटने का मतलब भी वो क्षेत्र वो देश प्रोग्रेस कर रहा है, सामाजिक दृष्टि से भी और आर्थिक दृष्टि से भी। तभी तो फिर लॉकडाउन खुलने की बात आती है, भी ठीक है भी मृत्यु दर कम हो रही है, हम कंट्रोल किए हुए हैं सब चीज को, तो फिर जैसे अब लॉकडाउन ओपन होने की बातें आ जाती है। तो ये जन्म दर और मृत्यु दर। अब आप ये समझिए यहां पर भी जब जनसंख्या में चेंज होता है, चेंज धनात्मक भी हो सकता है ऋणात्मक, यानी अगर जनसंख्या वृद्धि में हम कहें चेंज हुआ तो अगर चेंज का मतलब बढ़ भी सकती है जनसंख्या और घट भी सकती है। तो इस जनसंख्या में परिवर्तन है वो 3 घटकों की वजह से हो रहा है, एक है जन्म, दूसरा मृत्यु और तीसरा प्रवास। तो अब आप समझेंगे भी आज हमने क्या पढ़ लिया, आज हमने जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले 3 घटक समझ लिए जिनकी वजह से जनसंख्या में चेंज आता है, वो चेंज चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक। उम्मीद करूं आज की क्लास में आपको आनंद आया होगा। अगली क्लास में हम जनसंख्या वृद्धि के कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे। इसी प्रकार पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।